हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनवाइज। दोस्तों, पिनवाइज में आपका स्वागत है। क्वांट का न्यू फंड ऑफर आया है। नाम है क्वांट डायनामिक असेट एलोकेशन फंड। ये जो एनएफओ है इसका पीरियड है 23 मार्च टू 6 अप्रैल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपीज़ का है और एसआईपी का मिनिमम अमाउंट जो है वो 1,000 रुपीज़ का है। इसके बेसिक फीचर समझ लेते हैं। सबसे पहले रिस्कोमीटर रीडिंग इसका हाई दिखाता है। इसका मतलब ये स्कीम में एज पर रिस्कोमीटर रिस्क लेवल ज़्यादा है। इसका जो बेंचमार्क है वो क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स, ये इसका बेंचमार्क है। फंड मैनेजर्स के बारे में समझ लेते हैं। फंड मैनेजर्स है मिस्टर संदीप टंडन, हु इज़ हेडिंग द क्वांट एमएफ। मिस्टर संकेत पांडे जो CFA है और 15 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इनको। मिस्टर संजीन शर्मा जी है जो कि मेनली क्रेडिट रिस्क पोर्शन, डेब्ट पोर्शन इस पे फोकस करेंगे। और मिस्टर वासव सहगल जो कि CFA है और एक यंग और डायनामिक पर्सन है और वो मेनली एडॉप्टिव असेट एलोकेशन एनालिटिक्स इसमें डील करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में जो सेक्टरियल रोटेशन है, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में जो डायनामिक्स है वो साइकिल्स बहुत शॉर्टन होते जा रही है, सिचुएशंस चेंज होते जा रही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टिंग होते जा रहा है, तो उसमें टोटल नैरेटिव्स ही चेंज होते जा रहे हैं। तो यदि आप एक ही कंसेप्ट पे अगर वर्क कर रहे हो और चेंजिंग एनवायरनमेंट को आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या अपनी स्ट्रेटजीज़ को उसके साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं तो उस केस में उसके कारण रिस्क जनरेट हो सकता है। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी एडॉप्टिव स्ट्रेटजी है, जिसका मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते रहता है, तो उसको एडॉप्टिव असेट एलोकेशन बोलते हैं। फंड, ये जो फंड है ये फंड डील करेगा एडॉप्टिव असेट एलोकेशन में। अभी सबसे पहले समझ लेते हैं सूटेबिलिटी। ये जो फंड है ये किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। तो ये जो फंड है ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल फंड भी है। इस टाइप का इसका पोजीशनिंग है क्योंकि ये जो है ये डायनामिक असेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है। डायनामिक असेट एलोकेशन का मतलब ये हो जाता है कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग रिस्क कम करने के लिए ये डायनामिकली असेट एलोकेशन चेंज करते रहेगा। दोस्तों, जैसे हमको पता है दो असेट क्लासेस मेनली रहते हैं, डेट और इक्विटी। इसके सिवा गोल्ड है, पर ये फंड में डेट और इक्विटी ये दो ही असेट क्लासेस है। डेट से हमारे को स्टेबिलिटी मिलती है पोर्टफोलियो में, एक प्रकार का प्रेडिक्टेबिलिटी आता है और वोलेटिलिटी कम होता है। इक्विटी पोर्शन से हमारे को ग्रोथ मिलती है, बट इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी। अभी जो इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कि मेरे को FD से ज़्यादा रिटर्न्स आए, मैं 3 साल के लिए निवेश करूं और मेरे को FD से ज़्यादा रिटर्न्स आए, उन कैटेगरी के निवेशकों के लिए ये फंड डिज़ाइंड है। FD प्लस फंड है। क्वांट का अपना कंट्रीब्यूशन या वैल्यू एडिशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है बेंचमार्क के ऊपर में। तो ये जो फंड है इससे आप अगर FD के रिटर्न्स अभी आज 6% के आसपास चल रहे हैं, तो ये फंड में आप रिटर्न्स 8% से लेके 11% इस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। FD की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। ये कोई रिटर्न्स का कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ भी इक्विटी पोर्शन आता है वहाँ रिटर्न्स कमिट करना जो है वो लीगल नहीं रहता है। तो ये कमिटमेंट नहीं है, ये मेरा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है। म्यूचुअल फंड जो रहते हैं वो उसमें बाज़ार की जोखिम बनी रहती है। तो पर फिर भी अगर इसको सही तरीके से मैनेज किया जाए तो आप जो है वो 10% तक का रिटर्न्स, 8 से 10% का रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स का हॉरिजॉन 3 साल से कम के लिए है, उन इन्वेस्टर्स को यहाँ निवेश नहीं करना चाहिए। रीज़न बिंग, इसका जो इक्विटी है वो 0% से लेके तो 100% तक कुछ भी वेरी हो सकता है। तो एक जब रिस्क ऑन एनवायरनमेंट रहता है तो इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण
जहाँ भी इक्विटी पोर्शन आ जाता है वहाँ पे आपका निवेश का जो हॉरिजॉन है वो 3 साल कम से कम रहना चाहिए। पर फिर भी वो इन्वेस्टर्स जो एसआईपी के रूट से यहाँ निवेश करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास समय भी कम है तो आपका निवेश का अवधि कम से कम 2 साल रहना चाहिए। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, कायदे से 3 साल का अवधि रहना चाहिए। पर क्योंकि इस फंड में कोई एंट्री या एग्ज़िट लोड नहीं है, तो आपका अवधि यदि कम है और आप इसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं, क्योंकि एसआईपी में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी नहीं होता है, तो आप इसमें सोच सकते हो। हालांकि आपको ज़रूरत पड़ने पे यह अवधि 2 का 3 साल कर लेना चाहिए। दोस्तों पहले एग्जिस्टिंग फंड्स के बारे में समझ लेते हैं। क्वांट के जो एग्जिस्टिंग फंड्स है, तो क्वांट का जो फंड है स्मॉल कैप फंड, इसने लास्ट 5 ईयर्स के जो रिटर्न्स है ये 23% है और इसने अपने बेंचमार्क को 14% से बीट किया है। इसका मतलब इंडेक्स को, वो भी स्मॉल कैप इंडेक्स को, इसने 14% से बीट किया हुआ है। इनका एक मिड कैप फंड भी चलता है, क्वांट मिड कैप फंड, जिसके जो रिटर्न्स है वो 5 साल के रिटर्न 19.5% रहे और उन्होंने बेंचमार्क को 7% से बीट किया है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने 19% का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि एक एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है, और इंडेक्स को इसने 8% से बीट किया है। तो अगर आप क्वांट के सारे फंड्स का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें इन्होंने जो उनका जो रेलिवेंट बेंचमार्क्स है उसको काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। और इसका परफॉर्मेंस देख के तो जो लोग केवल और केवल इंडेक्स फंड में ही निवेश की बात करते हैं, तो वो लोग, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी आ रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स इन्वेस्टिंग इसको देखते हुए फेल होते हुए दिख रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों जो स्टाइल्स है वो स्टाइल्स इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं मानता कि कोई एक ही स्टाइल में आपको निवेश करना चाहिए। आपको रेगुलर जो एक्टिव फंड्स है उसमें निवेश करना चाहिए, और कुछ जो अच्छे क्वालिटी के इंडेक्स फंड है जहाँ पे एक प्लेन जो ब्रॉड बेस्ड मार्केट के जो इंडेक्स है उस पर आप अल्फ़ा जनरेट कर सकते हो। जैसे फैक्टर स्टाइल के फंड्स है, क्वालिटी फंड्स है, मोमेंटम फंड्स है, ऐसे कुछ सिलेक्ट इंडेक्स फंड्स में भी आपको निवेश करना चाहिए। ये दोनों स्टाइल जो है, ये दोनों स्टाइल मिक्स कैटेगरी में इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अभी आते हैं, सबसे पहले समझते हैं इनका फ़िलॉसफ़ी कैसे है, क्योंकि आप निवेश करने वाले हैं तो ये इनका फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो इनका ये जो फ़िलॉसफ़ी है या इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है वो VLRT फ्रेमवर्क है, जिसमें ये 4 चीज़ें देखते हैं। वैल्यूएशन एनालिटिक्स, क्योंकि अगर आपका रॉन्ग वैल्यूएशन पे एंट्री हो जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लिक्विडिटी एनालिटिक्स, लिक्विडिटी एनालिटिक्स का मतलब ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना के समय पे आपको याद होगा कि वैल्यूएशंस मार्केट के बहुत नीचे आ गए थे, और माने फेयर वैल्यूएशन की तरफ मार्केट आ गया था, और लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया था। तो लिक्विडिटी यानी सरप्लस अमाउंट है, और रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स है, यानी लोगों का रिस्क एपेटाइट कैसा है, क्या रिस्क लेने की लोगों का माइंडसेट है। और चौथा जो पैरामीटर है वो टाइमिंग है। क्वांट म्यूचुअल फंड का अपना मेथडोलॉजी ये रहा है कि इनका एक रिलीजन है जो कि डेटा है। तो ये लोग सिर्फ डेटा देखते हैं, इनका खुद का अपना कोई स्टाइल नहीं है। वो ये लोग बताते हैं या ये लोग मानते हैं कि हम लोग स्टाइल एग्नोस्टिक है, ना हम ग्रोथ इन्वेस्टर है, ना हम वैल्यू इन्वेस्टर है, ना हम कोई पर्टिकुलर फैक्टर से इन्वेस्टिंग करते हैं। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हो रही है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को हम टाइमिंग को रिस्क मैनेजमेंट टूल बना के एनकैश करते हैं। तो ये इनका अपना फ़िलॉसफ़ी है। इनका जनरल फ़िलॉसफ़ी एडॉप्टिव इन्वेस्टिंग है। एडॉप्टिव इन्वेस्टिंग यानी लोग एडवांस में अपना जो मॉडल है वो चेंजिंग मार्केट सिनेरियो के साथ मॉडिफाई करते जाते हैं। तो अभी ये जो डायनेमिक वर्ल्ड है या डायनेमिक सिनेरियो जो बिल्ड होते हुए दिख रहा है, ये सिनेरियो में
क्योंकि आपको आपका यदि एडाप्टिव एनालिटिक्स आपके पास में है तो वो अच्छा वर्क करता है, और ये इस ग्रुप के साथ वर्क करते हुए मेरे को दिखता है। ये फंड का एक बार इन्वेस्टमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। इसका जो यूनिवर्स है ये 500 निफ्टी 500 का यूनिवर्स रहेगा। डेप्ट में भी जो रहेंगे बॉन्ड्स रहेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेंगी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। सबसे पहले ग्लोबल मैक्रो एनालिसिस स्टडी करेंगे, ग्लोबल लिक्विडिटी एनालिसिस स्टडी करके इसमें से कुछ इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे। फिर इंडियन रिस्क एपेटाइट एनालिसिस करेंगे और यहाँ की लिक्विडिटी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो फंड्स मार्केट में आ सकता है। एफआईआईस का अवेलेबिलिटी देखेंगे और उस बेसिस पे इनका एक इंडिकेटर निकलता है जिसको ये लोग बोलते हैं रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट। रिस्क ऑन का मतलब है रिस्क यानी इक्विटी, रिस्क यानी पोटेंशियल रिवॉर्ड। रिस्क यदि अच्छे से मैनेज की जाए तो पोटेंशियल रिवार्ड होते हैं, यदि रिस्क मैनेज नहीं की जाए तो वो रिस्क जो है वो हज़ार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिस्क ऑन या रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अगर रिस्क ऑन एनवायरनमेंट है तो उसका क्वांटम आइडेंटिफाई करेंगे और उस प्रोपोर्शन में इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते जाएंगे। ये मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। रिस्क ऑन एनवायरनमेंट में इक्विटी बढ़ेगा, और इसके साथ में और एक फैक्टर जोड़ दिया है, वो फैक्टर है क्वांटिफाइबल क्वालिटी। VLRT के साथ में क्वांटिफाइबल क्वालिटी। दोस्तों अभी ये जो क्वालिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वालिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है। क्वालिटी में कुछ लोग रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, कुछ लोग डेट टू इक्विटी रेशो से निकालते हैं। बहुत सारे पैरामीटर है। इसके साथ में बहुत सारे जो एक्सचेंजेस है या बड़े असेट मैनेजर है वो ESG रेटिंग से भी क्वालिटी एक फैक्टर निकालते हैं, जिसमें एनवायरनमेंटल, सोशल, गवर्नेंस ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये AMC जो है ये लोग जो है ये तो सोच को भी डेटा में कन्वर्ट करने की बातें करते हैं, और उनके पास में वैसा एनालिटिक्स अवेलेबल है। और ये आज कल में अवेलेबल नहीं है, ये इनके पास 2008 से इन्होंने डेवलप करना चालू किया था, जब क्वांट ग्लोबल रिसर्च इन्होंने डेवलप किया था। अभी 2017-18 के बाद में तो ये लोगों के सामने इनका एनालिटिक्स आया हुआ है, हालांकि वो ऐसा अपने आप किसी को सक्सेस नहीं मिलता। इसका जो उनका एक्सपीरियंस है वो एस्कॉट AMC टेक ओवर करने के लगभग 8-10 साल पहले से इनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। अभी समझते हैं रिस्क ऑन एनवायरनमेंट क्या चीज़ है। तो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट राइट साइड में जैसे आप देख सकते हैं 100% इक्विटी हो जाता है जब लिक्विडिटी बढ़ते जाती है, जैसे कोरोना के टाइम पे बढ़ गई थी लिक्विडिटी। और उसके साथ में बाकी के जो चीज़ें हैं जैसे रिस्क एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट बढ़ते जा रहा है, तो उसके साथ भी ये इक्विटी एलोकेशन बढ़ते जाएगा। और उनके मॉडल के हिसाब से अगर आप लेफ़्ट साइड में जाते हो और उस केस में रिस्क एपेटाइट यदि कम हो जाता है तो उसके साथ में डिक्लाइनिंग लिक्विडिटी होते जाती है, तो रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट होगा और ये फंड पूरा डेट पे चले जाएगा। अभी ये फ़ंड की खासियत क्या है कि मार्केट में जो ज़्यादातर फंड्स अवेलेबल है वो 65% इक्विटी, 5 to 80% इस रेंज में इनका 20 to 80% इस रेंज में मेजॉरिटी फंड्स का इक्विटी का बैंड है। मतलब ऑन लोअर साइड मोस्ट ऑफ द फंड्स 20% इक्विटी पे जाके बैठ जाते हैं जब मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क दिखते रहती है, और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश रहते हैं तो वो 80% तक का इक्विटी बढ़ाते हैं। ये फंड का अपना अनकंस्ट्रेंट स्टाइल है, इसमें 0 to 100% इक्विटी का बैंड है। इसका मतलब कि जब इनके मॉडल को जब लगेगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है और सेफ्टी की ज़रूरत है तो ये चाहे तो ये 100% डेट पे जा सकता है। और यदि इनके डेटा एनालिटिक्स को दिखेगा कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्क एपेटाइट बहुत नीचे आया हुआ है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, तो ये लोग 100% इक्विटी पे भी लेके जा सकते हैं। और इस सिनेरियो में ये जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। अभी आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो 2021 अक्टूबर ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को फंड मैनेजर टंडन जी के वर्ड में यदि बताऊँ तो
तब आईटी इंडेक्स या टेक्नोलॉजी इंडेक्स अपने पीक पे था। ये इसको मोस्ट एडमायर्ड जोन बोलते हैं। तो ये जब मोस्ट एडमायर्ड जोन था तो इनके इंडिकेटर में रेड सिग्नल आ गया। इनको ये भी समझ में आ गया कि जो ग्रोथ कंपनीज़ है, जो जिनके अर्निंग्स बढ़ते हैं तो जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उसके साथ में उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ने चाहिए, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो ये ग्रोथ साइकिल ख़त्म होकर वैल्यू साइकिल चालू होने जा रहा है। तो ये इंडिकेटर ने रेड सिग्नल दे दिया और इन्होंने टेक्नोलॉजी का या ग्रोथ स्टॉक का अपना एलोकेशन एडॉप्टिव कंट्रोल के साथ चेंज करते गए, जो कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप रहा। अगर इस पॉइंट पे एग्ज़िट नहीं करते थे या अगर इन्वेस्टेड रहते थे ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने किया, तो उस केस में टाइमिंग न करने का खामियाजा अंडर परफॉर्मेंस के केस में भुगतना पड़ सकता है। तो उस ऐसा कोई सिनेरियो जब बिल्ड हो जाता है या कोरोना जैसा सिनेरियो जब बिल्ड हो जाता है, जबकि लोगों का अपना खुद का जो है वो रिस्क एपेटाइट बहुत नीचे आया है पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, तो इस टाइप का यदि लोगों का सिनेरियो हो जाता है तो ये सिनेरियो में ये वो सिनेरियो हो जाता है। इस सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट किया जाए और इक्विटी को 100% किया जाए। ऐसे सिनेरियोज बार बार नहीं आते, पर हो सकता है 5 साल में 2-3 बार इस टाइप के एक्सट्रीम्स मिल जाए। ये जब कोई चीज़ एक्सट्रीमली डाउन साइड में है तो इसको ये लोग एक्सट्रीम हेट्रेड जोन बोलते हैं। और जब या इसको एनवायरनमेंट के टर्म्स में यदि बात करें तो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब सब लोग किसी चीज़ को हेट कर रहे हो तो वही एंट्री का सही टाइम रहता है। तो रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट डिफाइन होता है जब बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा है तो दैट इज़ कॉल्ड अ रिस्क ऑन एनवायरनमेंट। और जब रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट तब रहता है जब अपने को एग्जिट करने का टाइम है। इट इज़ नॉट अ टाइम टू स्टे इन्वेस्टेड इन इक्विटी। तो इस टाइप का सिनेरियो इनका सॉफ्टवेयर निकाल लेता है, माने जो इनकमिंग डेटा है उस बेसिस पे इनका ग्लोबल एनालिटिक्स, अर्थ एनालिटिक्स, इस बेसिस पे इनको जब मिल जाता है तो उस बेसिस पे ये इस बेसिस पे मॉडल को चेंज करते जाएंगे। क्वालिटी फैक्टर भी एक साथ में डाल दिया है वीएलआरटी फ्रेमवर्क के लिए, क्योंकि इसमें जो निवेशक रहेंगे वो निवेशक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव कैटेगरी के निवेशकों के लिए ये फंड है। हालांकि इसका एग्रेसिव बताया है, बट ये कंजर्वेटिव कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए फ़ंड है। तो उसके कारण क्वालिटी कंपनीज़ भी डाली हुई है इसमें। ये जो है ये अक्रॉस ऑल मार्केट साइकिल ये जो फंड है ये फंड काम कर पाएगा। ये जो फंड में वोलेटिलिटी जो रहेगी उसको रीबैलेंसिंग से यानी डेट इक्विटी रेशो से एडजस्ट किया जाएगा। तो ये इस फंड की खासियत हो गई। अभी विद इन दिस इक्विटी असेट हाउ द रिस्क इज़ एडजस्टेड, कैसे रिस्क एडजस्ट करेंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन आप एग्जिस्टिंग क्वांट फंड में भी चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ज़्यादातर किसी फंड्स में नहीं दिखता है, बट यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन सब्सटेंशियल लिया जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन अपने आप में एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। इसके साथ में मैक्रो एनवायरनमेंट के साथ में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा। रीबैलेंसिंग भी एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। और इसमें पोर्टफोलियो का जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स रहेंगे या जब एक्सट्रीम पॉइंट्स रहेंगे, जिसको टंडन जी एक तो हेट्रेड जोन बोलते हैं जब मार्केट बहुत सारा डिस्काउंटेड रहता है, या एडमायर्ड जोन बोलते हैं जब मार्केट या पर्टिकुलर सेक्टर ओवर वैल्यूड सेक्टर में चले जाता है। तो ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ये लोग आइदर एंट्री लेंगे या फिर हाईली एडमायर्ड जोन है तो वहाँ से एग्ज़िट करेंगे, और इस प्रकार से इन्वेस्टर का रिस्क मैनेज करके कम करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप का ये फंड है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये फ़ंड एक बाय फंड है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, जिनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है। जिनका बिल्कुल ही लो रिस्क एपेटाइट है उन लोगों को इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। जिनका लो रिस्क एपेटाइट है पर जो टेस्ट करना चाह रहे हैं और उनके पास 3 साल का समय है, वो लोग एसआईपी के माध्यम से इस फंड में ज़रूर निवेश कर सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप इसमें नए इन्वेस्टर हैं तो आप
इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लीजिए, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा भी जा सकता है। बार बार NAV देखना अवॉइड करिए, साल में एक आध बार देख लिया अच्छी बात है, पर इसको बार बार मत देखिए और FD समझ के इसको 3 साल तक रखिए, तो आपको अच्छा रिटर्न बनने की संभावना यहाँ से दिखती है मार्केट, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन पे। तो दोस्तों मेरे पास जितना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके पास काफ़ी अच्छे वैल्यूएबल इनपुट्स आए होंगे। यदि अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और आपको हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।